नमस्कार बच्चों, मैं प्रतिभा शुक्ला आज साहित्य की पाठशाला में आपके सामने पूरक पुस्तक कृतिका के पाठ 2 जार्ज पंचम की नाक को लेकर के आई हूँ। तो आज की हमारी प्रस्तुति है जार्ज पंचम की नाक। यह बड़ी मज़ेदार कहानी है बच्चों। हम आपको इस कहानी को पढ़ाने से पहले इतिहास बताता है कि यह इनके बारे में कहा गया था। जार्ज पंचम थे कौन और जार्ज पंचम की नाक जो है लाट को हमारे लेखक ने लिखने के लिए क्यों सोचा। तो हम आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाते हैं कि यह इस कहानी को जानने से पहले आप यह जान लें कि बच्चों की जार्ज पंचम थे कौन। तो हम चलते हैं जब परतंत्र भारत था, परतंत्रता की बेड़ी में हमारा भारत जकड़ा हुआ था। सन 1911 में, सन 1911 में ब्रिटिश शासन काल में जार्ज पंचम हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान की राजगद्दी पर उनका राज्याभिषेक किया गया था। साथ ही उसी समय लॉर्ड हार्डिंग ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया था। उन्होंने कलकत्ता से राजधानी हटा करके, उस समय अंग्रेज़ों के शासनकाल में राजधानी कलकत्ता थी, तो सन 1911 में क्या किया था, उन्होंने वहाँ से लॉर्ड हार्डिंग ने हटा करके दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया था। तो यह तो बच्चों आपको इसके बारे में जाने कि लॉर्ड जो है जार्ज पंचम को क्यों हम लोग जानते हैं, किस स्थिति से। अब आते हैं हम पाठ की ओर। आखिरकार कमलेश्वर प्रसाद जी ने इस पाठ को लिखा क्यों, इसका कारण क्या था। तो हम बताते हैं सन 1961 में, सन 1961 के दौरान जब हमारा देश परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद हो गया था, तो उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ अपने द्वितीय पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। रानी एलिजाबेथ अपने द्वितीय पति के साथ हिंदुस्तान में पधारने वाली थी। उनके आगमन की चर्चा रोज़ लंदन के अखबारों में हो रही थी। उधर तैयारियां चल रही थी कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे में कौन कौन सा सूट पहनेंगी, इसे लेकर दर्जी परेशान था। उनके आने से पहले रानी के सेक्रेटरी आदि क्या कर रहे थे, सोचे थे कि सुरक्षा की दृष्टि से दौरा कर लेना चाहते थे, तो इसके लिए फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज तैयार की हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में रोज़ खबरें छपती हैं कि जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, जिसका खर्च 400 पाउंड आया है। फिर तो रानी की बात ही अलग थी कि भाई रानी का दर्जी भी परेशान था। और आखिर में क्या हुआ, रानी भारत का दौरा करने वाली हैं, तो कोई मजाक तो था नहीं भाई। तो ब्रिटेन के अखबारों में खबर छपती और इधर क्या होता था, दूसरे दिन भारत के अखबार में भी रानी की पोशाक की, रानी के कपड़ों की खबरें छप जाती थी। और उधर शंखनाद हो रहा था ब्रिटेन में और गूंज हो रही थी भारत में। हिंदुस्तान में गूंज हो रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट हो गई। अब नई दिल्ली की काया पलट हो गई। कहना क्या था, वो आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको और कभी अपने घर की ओर देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली की काया पलट हो गई। नई दिल्ली यह साफ साफ कह रही है कि वह आए हमारे घर, तो हम उनको ओर देखते हैं और अपने घर की ओर देखते हैं, और देखते देखते नई दिल्ली की काया पलट हो गई। तो ये आपका हुआ कि रानी एलिजाबेथ के आने के लिए किस तरह से दिल्ली में हड़कंप मच गई थी। अब वहाँ पे हड़कंप मचने का सबसे बड़ा चिंता का कारण था कि जो इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की लाट बनी हुई थी, उसमें से नाक अचानक गायब हो गई थी और हथियारबंद पहरेदार गश्त लगाते रहे। लाट पर जो है नाक की चली गई, लेकिन फिर भी नाक चली गई। हिंदुस्तान के जिन लोगों की नाक मूर्तियों से गायब हो गई थी, वे तो अजायब घरों में पहुंचा दी गई थी। जो हिंदुस्तान में नाक मूर्तियों से गायब हुई थी, उसे तो अजायब घरों में पहुंचा दी गई थी।
किंतु रानी आए और जाज पंचम की नाक न हो, यह कैसे हो सकता है। यह तो बहुत ही चिंता का कारण बन गया था हमारे हिंदुस्तानी के ऊपर। और फिर मीटिंग बुलाई गई, सभी चिंतित थे, यदि नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह पाएगी, हमारी इज्जत चली जाएगी, और इस तरह से एलिजाबेथ आ रही हैं और हम लोग क्या करेंगे, सब बड़े परेशान थे। मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग में निर्णय के अनुसार मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर किया गया। मूर्तिकार आया और मूर्तिकार को उपस्थित किया गया। सभी के उतरे चेहरे देख करके, उनकी बुरी हालत देख करके मूर्तिकार की आंखों में ही आंसू आ गए। इतने में मूर्तिकार को एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जाज पंचम की नाक लगानी है। लोगों ने मूर्तिकार से कहा कि भाई जाज पंचम की नाक लगानी है, चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन नाक को लगाना है। अब क्या था, मूर्तिकार ने कहा कि ठीक है, वो कागज़ निकाला जाए कि ललाट कब लगी, किस समय लगी, और पत्थर कहाँ से आया। और हुक्कारों और उनको जो हुकामों और क्लर्क को बुला कर उन्होंने ये काम सौंप दिया। पुरातत्व की फाइलें खोजी गई और सब, लेकिन वह फाइलें कहीं मिली नहीं। वो अंग्रेज़ों के ज़माने की थी और वो समय सारे कागजात सब गायब हो गए थे, फाइलें नहीं मिली। अब मूर्तिकार जो है परेशान। फिर जो है मीटिंग हुई, मीटिंग में कहा गया कि क्या किया जाए। मूर्तिकार ने कहा कोई बात नहीं, परेशान मत होइए आप लोग, हम उसका निदान करेंगे। क्या भारत में पत्थरों की कमी है। मूर्तिकार जो है निकल दिया और वह पत्थरों की खोज के लिए चल दिया। आश्वासन दिया, परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी में जान आई। कमेटी के लोगों ने सोचा चलो भाई, बड़ी अच्छी चीज़ है, ये काम कर देगा। परंतु क्या नहीं हुआ कि हर चीज़ देश के घर में छिपी है, ज़रूरत खोज करने की होती है। यह आश्वासन देकर मूर्तिकार निकल दिया। मेहनत किया, या छोटा सा भाषण अखबार में छप गया। अखबार वाले क्या करते थे भाई, जब कोई आने को होता है तो अखबार वाले अखबार के माध्यम से हम लोगों को सूचित करते, हम जनता को, पब्लिक को बताते हैं ये हमारे शहर में आ रहे हैं। तो इसी तरह से अखबारों में खबर छपती थी। मूर्तिकार जो है चप्पा चप्पा खोजा हिंदुस्तान का, लेकिन उसे पत्थर जो है नहीं मिली। यह पत्थर विदेशी है। सभासदियों से कहा कि यह पत्थर विदेशी है, यह भारत का पत्थर नहीं है। उन लोगों ने कहा भाई दिल दिमाग और तौर तरीके से रहन सहन सब हिंदुस्तान के, जब हिंदुस्तान, उन लोगों ने कहा जब हिंदुस्तान में बाल डांसर तक मिल जाते हैं तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता है। मूर्तिकार ने सलाह दिया कि मैं आपको एक सलाह दूं। सभासदी ने फटकार लगाई मूर्तिकार से और कहा, सलाह देने के लिए कहा। लेकिन मूर्तिकार ने कहा कि शर्त इस बात की है कि अखबार तक बात न पहुँचे। सभासद की आंखों में चमक आई और चपरासी से सभी दरवाजे बंद करवा दिए जहाँ पे बैठक हो रही थी। मूर्तिकार ने सलाह दिया कि भाई हमारे देश में क्या नेताओं की मूर्तियाँ कम हैं। हमारे देश में आप इजाज़त दीजिए तो मैं अपने भारत देश के कोने कोने में जा कर के उनकी लाट पर जो नाक लगी है, उनकी लाट से उन नाक को मैं उखाड़ लाऊंगा और लगा दूंगा। यह सुन कर के सभासद जो है प्रसन्न हो गए। बोले लेकिन यह काम बड़े होशियारी से करना भाई, तुम धीमे से कहे, होशियारी से कहना। अब क्या था, मूर्तिकार को देश दौरे पर निकल पड़ा। एक के बाद दूसरे प्रदेश, एक मूर्ति के बाद दूसरी मूर्ति के नाक टटोलने लगा। वह दिल्ली से मुंबई पहुंचा। मुंबई में दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी आदि की नाकें टटोली। उनकी फिट नहीं लगी तो वह गुजरात की ओर गया, जहाँ गांधी जी, पटेल, महादेव देसाई मूर्तियों को परखा। फिर बंगाल की ओर गया, जहाँ गुरुदेव जी, टैगोर, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, राजा राम मोहन राय, इन सब की नाप को देखा, उनकी भी नहीं फिट हुई। तो फिर बिहार होता हुआ, उत्तर प्रदेश होता हुआ, आज़ाद बिस्मिल्लाह खां, नेहरू, मालवीय जी की लाटों पर गया। घबराहट में मद्रास पहुंचा, जहाँ तहाँ मैसूर पहुंचा, केरल पहुंचा और बंगाल, पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों का सामना किया। पंजाब होते हुए अंत में वह दिल्ली पहुंच गया। बड़ी मुश्किल बयान की, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया साहब, लेकिन मूर्तियाँ जो है, हमारी मूर्तियाँ में जो नाक लगे हुए थे लाट पर, वे सारे नाक बड़े थे। जाज पंचम की नाक से उनके नाक सभी के बड़े थे।
मूर्तिकार ने बताया। कहा कि मैं जो है बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने जो सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक फिट हो जाए, यह सोचकर मैं वहां पर भी पहुंचा। पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। बताइए साहब, अब मैं क्या करूं? पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देखा है, सबकी नाकों का नाप लिया। जाट पंचम की इस नाक से सबकी नाकें बड़ी निकल रही हैं। अब क्या हुआ, सब जो है हुकाम जो है झुंझुलाने लगे, सभा सती में झुंझुलाने लगे लोग, बैठे लोग। और कहे, मूर्तिकार ने फिर कहा कि आप बुरा न मानिए तो मैं आपको एक सलाह और देता हूँ। मूर्तिकार ने एक और सलाह देने की वहाँ पे शर्त रखी। मूर्तिकार हार मानने वाला नहीं था। राजधानी में अन्य सभी तैयारियां चल रही थी। जाट पंचम की लाट को मलकर उनकी लाट को मल करके नहलाया धुलाया जा रहा था, रंग रोगन किया जा रहा था। लेकिन सभी को नाक न होने के कारण बड़ी खलबली मची हुई थी। इधर मूर्तिकार ने फिर शर्त दोहराई और कहा कि साहब दरवाजे बंद कर लीजिए। जिसमें कमेटी बैठी हुई थी, मूर्तिकार ने एक नई योजना पेश की। कहा कि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ जनता में से कोई एक लोगों की तो जिंदा नाक लगी जाएगी। अब देखिए मूर्तिकार ने क्या किया। नाक लगाने के लिए सबसे पहले उसने फाइलें खुजवाई पुरातत्व विभाग में से कि कहाँ से पत्थर आया, किधर से आया। फिर वहाँ जाकर के वो पता लगाया सब जगह, लेकिन उसे पत्थर वह नहीं मिला, वह पत्थर विदेशी निकला। फिर दूसरा उसने जो है सलाह दिया कि हमारे देश में लगे जो नेताओं की मूर्तियां लगी हुई है, लाटू लगे हुए हैं, उनके लाट से जो है हम निकाल करके काट ले आते हैं, पत्थर तोड़ करके वो लगा देते हैं। वो भी नहीं लगा, परेशान। उसके बाद उसने ये बताया कि हम जो है शहीद हुए मूर्तियों बच्चों की भी हमने मूर्तियों को देखा, लेकिन उनकी भी नाक जो है हमारे इनसे जो है जाट पंचम की नाक से बड़ी निकली। अब वो हारने वाला नहीं था, मूर्तिकार बड़ा अड़ियल था। उसने एक ठान लिया था कि मैं एक काम करके ही रहूँगा। वह का जो है दरवाज़ा बंद करवाया और कहा, भाई मेरी राय है 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। मूर्तिकार की इस नई सलाह से सुन सारे तरफ सन्नाटा छा गया। उसने कहा कि सिर्फ आप इजाज़त दीजिए। कानाफूसी कर मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। कानाफूसी की गई, आपस में लोगों ने मिलकर किया और मूर्तिकार को इजाज़त दे दिया। अखबार में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया। अखबार वाले मीडिया वालों को खबर लगनी चाहिए छापने के लिए। अब तो उन लोगों को मौका मिल गया, उन लोगों ने यह खबर छाप दिया। कहीं से सुराग मिल ही जाता है कि मामला हल हो गया और जो है नाक लग जाएगा। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जाट पंचम की लाट के नाक अब लग रही है। जाट पंचम की नाक के लिए कितना परेशान। मूर्ति के आसपास का तालाब, जो मूर्ति जहाँ बनी हुई थी वहाँ के आसपास के तालाब को सुखाया मूर्तिकार ने, वहाँ ताज़ा पानी डाला, भरवाया और फिर उसने क्या किया, उसमें जिंदा नाक लगाई जाने वाली नाक को सूख न जाए इसलिए उस पानी के अंदर उसने डाला। और रानी के आने के दिन जैसे नज़दीक आता रहा था, मूर्तिकार खुद बताए हुए हल से परेशान था कि जिंदा नाक काटने लेने के लिए कमेटी से कुछ और मदद मांगे। मदद कहते हुए दी गई। उस दिन वह हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। कमेटी ने कहा चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें उस दिन हर हालत में नाक लगानी ही लगानी है। अब क्या हुआ कि उसने भी आनन फानन में उसको तो उसने वहाँ पे कर ही दिया था, डाल ही दिया था पानी के अंदर। रानी के आने की खबर आई जिस दिन रानी आने वाली थी, बस उसने क्या किया, मूर्ति पर नाक को, जिंदा नाक को लगा दिया। अब क्या था कि अखबार वालों को पता चल गया जिस दिन जाट पंचम के बुत पर जिंदा नाक लगाई गई उस दिन देश में किसी उद्घाटन की खबर नहीं हुई, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, किसी का मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई। सारे हवाई अड्डे, स्टेशन, स्वागत समारोह कुछ भी नहीं हुआ। अखबार में किसी का चित्र नहीं छपा, सब अखबार खाली। सिर्फ यही अखबार में छपा कि जाट पंचम की लाट पर आज नाक लग गई है। लेकिन वह नाक जो है क्या है,
पत्थर से मेल नहीं खाती है। अखबार वालों ने बड़ी चाटुकारिता से यह कार्य किया। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि उसमें जो है किसी भी नाक में जो है कि किसी भी पत्थर की वह नहीं दिखाई दे रहा है। और इसमें जो है जा समझना जिंदा नाक अखबार से क्या हो रहा था, अखबार वाले बड़े लज्जित थे और छोटे बच्चों से भी न की जा सके, यानी उस जाट पंचम की नाक की लाड़ के छोटे बच्चों से भी तुल नहीं की जा सकी थी, उनकी भी नाक ऊँची निकली। इस अत्याचार को इतिहास की शायद भूला नहीं था, जब जाट पंचम की लाट पर अपने सम्मान को नाक कटवा कर जिंदा नाक फिट कर दी गई। यह हमारी मानसिकता, हमारे भारतीयों की मानसिकता को दर्शा रहा है कि दिल्ली शहर क्या है। इस प्रस्तुत कहानी में यही मिलता है कि भारतीय सरकार की मानसिकता व्यक्त की गई है कि हमें गुलामी रहे अंग्रेज़ों के भारत के चले जाने पर भी हमारी मानसिकता क्या है, परतंत्रता की बनी हुई है। अभी भी हम आज़ाद नहीं हुए हैं। हम अंग्रेज़ का नाम सुनते हैं, हम विदेशियों का नाम सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए सहक जाते हैं एकदम से। तो ऐसा क्यों है? ऐसा हमें नहीं करना है। हमको अपने देश के प्रति प्रेम और हमें इस मान सम्मान के लिए वह दिन को नहीं भूल जाना है जो इन ब्रिटिश सरकार ने हमारे साथ किया, जो इस ब्रिटिश शासन काल में लोगों ने हमारे साथ किया। गुलामी का कलंक हमारा पीछा आज भी नहीं छोड़ रही है। इसलिए लेखक कहते हैं कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी और क्या था, वहाँ पे परतंत्रता की मानसिकता से दिल्ली शहर मुक्त नहीं हो सकता है। अंग्रेज़ों का नाम आते ही उनके अंदर हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि हमारे शासक रहे थे, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो हमारी यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। जय हिंद बच्चों, जय भारत।